अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो आज का जो टॉपिक है वो है बोर्स थ्योरी और बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें जिन जिन साइंटिस्ट ने अभी तक बताया उनमें जे थॉमसन ने पहले, उसके बाद रुदरफोर्ड ने, और अब उसके बाद नील बोर ने। बोर्स मॉडल इसको हम कहेंगे या बोर्स थ्योरी भी कहेंगे। इट वॉज गिवन बाय नील बोर। He actually tried to give his best by covering the drawbacks of Rutherford. तो उसने क्या किया, इससे पहले जो रुदरफोर्ड ने हमें बताया उसने लगभग सब स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमें बता दिया था, लेकिन कुछ लास्ट में वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सका कि वो किधर जाता है, क्या होता है उसके साथ। तो इससे आगे हमें नील बोर ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बताया। जैसे कि आपको पता है कि उसने पीरियोडिक टेबल के बारे में भी हमें बताया है, जो हम इंशाल्लाह अगले साल 10th में पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी उसने पूरी तरह से हमें बताया। तो क्या है ये? अकॉर्डिंग टू हिम, जैसे कि रुदरफोर्ड ने भी बताया था, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि रुदरफोर्ड ने बताया है कि जो एटम है हमारा, उसमें जितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नील बोर वॉज अ जीनियस मैन। बहुत कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया। रुदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उन्होंने एक्सप्लेन किया। इलेक्ट्रॉन्स पाथ छोटा करते जाते गए और न्यूक्लियस पे जाके गिरे। तो कैसे, वो किसने हमें एक्सप्लेन किया? बोर ने। मगर रुदरफोर्ड ने भी यही बताया था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसने कहा कि इन सेंटर ऑफ एन एटम न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वो रुदरफोर्ड ने भी बताया था, सेंटर में न्यूक्लियस है प्रेजेंट, और जो वो न्यूक्लियस है उसमें क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। उस न्यूक्लियस में क्या कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पता है पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज है, दैट मीन्स नो चार्ज। न्यूक्लियस क्या है? वो डेंस बॉडी है। ये भी रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें पता चला। तो अब फिर आउटसाइड न्यूक्लियस शेल्स और एनर्जी लेवल्स designated as KLMN so on are present। अब जो न्यूक्लियस है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन है। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स है हमारे, जो हमें रुदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर सका उधर, तो उसके इर्द गिर्द एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। एनर्जी लेवल्स जो है उनको उनको हम शेल्स भी कहते हैं। शेल्स कहेंगे या एनर्जी लेवल्स कहेंगे, वन एंड द सेम थिंग। उन लेवल्स को हमने, उन एनर्जी लेवल्स या शेल्स को हमने नाम दिए, KLMN एंड सो ऑन। ठीक है। फिर इन शेल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, दे आर नेगेटिवली चार्ज। और वो जो शेल्स थे, KLMN आ गया और सो ऑन, उनको उनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यही था जो ये रुदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ वो तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो जो नील बोर है वो उन्होंने किया।
इन शेल्स इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है. ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. हर एक शेल में जो है फिक्स्ड एनर्जी है. ना वो एनर्जी गेन कर सकता है, ना वो एनर्जी लूज कर सकता है. अगर कोई बाहर से एनर्जी दे वो अलग बात है, लेकिन खुद से शेल जो है, जो इलेक्ट्रॉन है उस शेल में, किसी भी शेल में, वो इलेक्ट्रॉन ना लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है. इलेक्ट्रॉन्स नेवर लूज और गेन एनर्जी व्हेन दे आर इन देयर ओन शेल. अपने शेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है वो ना गेन कर सकता है एनर्जी, ना लूज कर सकता है. अगर कोई बाहर से आए तो वो अलग बात है, मगर खुद से वो ये कुछ नहीं कर सकता है. तो यहीं पे जो है रुदरफोर्ड का वो ड्रॉबैक इसने क्लियर कर दिया. किसने? नील बोर ने. The number of electrons in each shell is determined by Borsbury rule, that is 2n square. जो कितने इलेक्ट्रॉन्स अब शेल में हो सकते हैं वो किससे इसने रूल का नाम रखा? बोरबरी रूल. उससे हम निकाल सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो ये एनर्जी लेवल है एकोमोडेट कर सकता है. एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, उसके लिए उन्होंने एक रूल दिया जिसका नाम रखा बोर्सबरी रूल. तो वो किसके बराबर है? 2n स्क्वायर. अगर हम k को 1 शेल, पहला शेल जो है एनर्जी लेवल जो है k, हम जिसका नाम हमने रखा है, अगर हम एक लेंगे n. ठीक है. n क्या हो गया? नंबर ऑफ शेल. अगर हम k अब 1 नाम लेंगे, 2n स्क्वायर के मुताबिक जब हम वो इसमें इनपुट करेंगे, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर वो 2 ही रहेगा. दैट मीन्स जो k शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं? 2. इसके बाद नेक्स्ट शेल जो है l है, उसको हम n का वैल्यू देंगे 2. 2 टू ज़ा 4. 4 इंटू 2 8. दैट मीन्स l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं. इसी तरह हम m लेंगे, अगर n का वैल्यू 3 लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18. दैट मीन्स m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं. इसी तरह हम ये देख सकते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं. तो ये सब जो है हाउ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आर अरेंज इनसाइड द एटम, ये सारा हमें किसने? अब नील बोर ने पूरा क्लियर कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है वो हमारे इस एटम में कैसे अरेंज है. इसी को हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं. जैसे कि ये मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये पिक्चर पूरी फिगर नहीं आई है, इसमें भी यही बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमें पता है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है. और जो ये शेल्स है ये एनर्जी लेवल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. जैसे कि हमें रुदरफोर्ड ने बताया, सोलर सिस्टम से कंपेयर किया, जैसे बीच में सन है तो इर्द गिर्द कौन घूम रहे हैं? प्लैनेट्स. इसी तरह इस मॉडल में भी जो इर्द गिर्द है इसके, ये इनको हम बोलेंगे एनर्जी लेवल्स और शेल्स. आप देख सकते हैं पहले के शेल में है इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में है के, एल शेल में इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में इज इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन्स. वो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं? बोरबेरी रूल से, जो है 2n स्क्वायर. n है नंबर ऑफ शेल. तो इस तरह हमारा ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये अब क्लियर हो गया. नील बोर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज हैं एक एटम में. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.